तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हाइड्रोकार्बन्स जो कि चैप्टर 10 का एक चैप्टर है, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो इस वीडियो में मैं आपको हाइड्रोकार्बन क्या है शुरू से लेकर लास्ट तक सब कुछ समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन समझते हैं हम कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो हाइड्रोकार्बन में बेसिकली दो वर्ड है, हाइड्रो और कार्बन। इसका मतलब होता है हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिल के बना हो उसे हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। जैसे कि मैं कोई एग्जांपल दे देता हूँ। एक कार्बन है, उसके साथ 4 हाइड्रोजन अगर जुड़े हुए हैं तो ये बनाएगा CH4 यानी कि मीथेन। तो इसका मतलब ये हाइड्रोकार्बन है, मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है। तो इस चैप्टर में हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ने वाले हैं। तो हाइड्रोकार्बन को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो हम स्टडी करते हैं उससे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। जो केमिस्ट्री की ब्रांच होती है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करती है उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ये सब पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा। अब उसके बाद सबसे पहले ज़माने में लोगों का ये मानना था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल मैं आपको पहले दे दूँ। शुगर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूरिया, मीथेन, इथेन, सुक्रोज, फ्रुक्रोज, उसके बाद ये फ्रुक्टोज, ऐसे करके बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, यानी कि जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए हैं। तो लोगों का पहले ये मानना था कि जो कंपाउंड्स हैं हाइड्रोकार्बन्स उनको हम खुद से नहीं बना सकते, ये सिर्फ नेचर के पास ऐसी पावर है जो उससे वो बना सकती है। बट क्या हुआ कि 1828 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्राइडरिच वोलर। तो उन्होंने क्या किया, वो एक बार एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपने लैब में। तो उन्होंने क्या किया, गलती से ही यूरिया बना दिया जो कि हमारे यूरिन में प्रेजेंट है, जो कि एक हाइड्रोकार्बन यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो उन्होंने ये जो लोगों की मान्यता थी उसको गलत साबित कर दिया। तो ये जो यूरिया होता है वो अमोनियम साइनेट होता है। तो उन्होंने ये बात, लोगों की जो धारणा थी उसको गलत साबित कर दिया, क्योंकि उन्होंने खुद से एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना लिया था जो कि हमारी बॉडी के अंदर बनता है, जो कि पहले माना जाता था कि नेचर के द्वारा बनाया जाता है। अब कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकती है। मतलब एक कार्बन दूसरे से जुड़ेगा, दूसरा कार्बन तीसरे से, तीसरा चौथे से, ऐसे करके बहुत कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन ऐसे आपस में जुड़ सकते हैं और वो कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ते हैं। तो ये जो उन लोग की प्रॉपर्टी होती है जिसके अकॉर्डिंग वो एक दूसरे के साथ चेन फॉर्म कर सकते हैं, उसे ही हम कहते हैं कैटिनेशन। ये होती है उनकी प्रॉपर्टी। तो इसको हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू जॉइन टुगेदर एंड फॉर्म लॉन्ग चेन इज कॉल्ड एज कैटिनेशन। इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं। तो ये जो तो क्या होता है कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो ऐसे ही बनते हैं, एक कार्बन दूसरे से जुड़ते हैं, एक कार्बन दूसरे से, तीसरे से, ऐसे करके। और वो जो कार्बन होते हैं वो और भी किसी एलिमेंट्स, एटम से जुड़े रहते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है उसको कैटिनेशन कहा जाता है। अब फिर टर्म आता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये होता क्या है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले आपको समझा देता हूँ कि मान लीजिए अगर एक कार्बन है, तो कार्बन हमको पता है कि वो टेट्रावैलेंट है। इसका मतलब कि उसकी वैलेंसी 4 है। इसका मतलब उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, वो 4 ले सकते हैं या फिर 4 दे सकते हैं। तो मान लीजिए 4। तो हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, तो जितने भी बार हम पढ़ेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम कार्बन के साथ हाइड्रोजन की बॉन्डिंग करेंगे। तो मान लो कि अगर 2 कार्बन है, वो दोनों आपस में जुड़े हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना दिया है और एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना दिया, दोनों ने शेयर पे लगाया। इसका मतलब दोनों के पास 5-5 इलेक्ट्रॉन हो गए, शेयर किए हैं। ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, लोग शेयरिंग करते हैं। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि लोग एक दूसरे को लॉस और गेन या फिर देते हैं या तो लेते हैं। बट ये कोवेलेंट बॉन्ड्स में होता है कि शेयरिंग करते हैं। तो इन लोग ने शेयर किया है, क्योंकि अगर ये दे लेंगे तो फिर इन लोग के पास 4 की वैलेंसी, तो या तो ये 4 लेंगे देंगे, इसमें बहुत टाइम जाएगा, तो इसलिए लोग शेयर करते हैं। अब मान लो कि इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन तो अपने शेयर करके बढ़ा लिए। अब ये क्या करेगा, कार्बन की हाइड्रोजन के साथ, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करके अपने आप को ऑक्टेट बना के वो ऑक्टेट फॉर्म करके धैर्य से बैठ जाएगा। तो अगर मान लो कि कार्बन के बीच में अगर कार्बन पूरी तरह से सेटिस्फाइड है, मतलब कि ऑक्टेट फॉर्म कर चुका है और उसके बीच में सिंगल बॉन्डिंग हुई है, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन उन लोग ने शेयर किया है, तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये रहा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं अल्केन ग्रुप। तो अल्केन ग्रुप का बेसिकली मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है, मान लो कि पहला हम लोग ले लेते हैं इथेन, नहीं ये छोड़ो, पहले हम 2 कार्बन को ही लेते हैं।
दो कार्बन आपस में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, फिर बाकी का हाइड्रोजन के साथ उन लोग ने हाइड्रोकार्बन बना लिया। अब यहाँ पे इन लोग ने एक इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग किया है, बट यहाँ पे कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो 2 को असल में बोला जाता है ग्रीक लैंग्वेज में इथ। और अल्केन का मतलब ये हो गया कि जितने भी कंपाउंड होंगे उसके लास्ट में सफिक्स एन जुड़ेगा, तो ये बन गया इथेन अपना। इसका फॉर्मूला होगा C2H है यहाँ पे 6, तो C2H6, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH3 देखो 2 तरह से फॉर्मूला लिख सकते हैं, एक CH6 हो गया और एक CH3 जो हम लोग लिखे हैं इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंस्ड। और यही फार्मूला बेसिकली आपको पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम्स में। अब हम लोग सेकंड ले लेते हैं। मान लो 3 कार्बन है, तीनों ने एक एक की बॉन्डिंग की है, तो क्या होगा कि बेसिकली एक हाइड्रोजन इसके पास, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। अब 3 को बोला जाता है प्रोप। अब प्रोप है और ये अल्केन ग्रुप है क्योंकि इन लोग ने एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने, तो इसके लास्ट में लग जाएगा प्रोपेन। ऐसे करके और आगे चलते जाता है ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नैनेन, डेकेन। तो ऐसे आप अपने खुद से बना के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हमने सैचुरेटेड तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड। तो मान लो कि एक हाइड्रोकार्बन है, इथेन है, ठीक है। इथेन यानी कि 2 हाइड्रोजन, मतलब 2 कार्बन एक की बॉन्डिंग के साथ है। अब मान लो कि कोई रिएक्शन किया गया, मतलब कोई इस हाइड्रोकार्बन पे अगर कोई केमिकल रिएक्शन के दौरान इस हाइड्रोकार्बन ने पार्ट किया, और क्या हो गया कि एक हाइड्रोजन इसका, 1 2 जितना भी लेना चाहो, मान लो एक हाइड्रोजन इसका इधर से बाहर चल गया, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। और इसी स्टेट को, जब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे एक होना चाहिए था क्लोरीन, हाइड्रोजन, कुछ भी हो, बट यहाँ पे एक एटम होना चाहिए था जिसके कारण कि ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके ऑक्टेट को प्राप्त कर सके, बट नहीं है। तो इस स्टेट को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम पढ़ेंगे अल्कीन क्या होता है। अल्कीन, ALKEN। हम लोग ने अभी पढ़ा अल्केन जो कि क्या बोलते हैं, जिसमें कि एक की बॉन्डिंग होती है। अब हम पढ़ेंगे अल्कीन का मतलब 2 की बॉन्डिंग। मान लो कि कार्बन है एक ऐसे हाइड्रोजन। अब क्या हुआ कि अगर मान लो कि 2 हाइड्रोजन किसी केमिकल रिएक्शन के कारण बाहर निकल गए, हाइड्रोजन गैस बन के उड़ गए, तो अब इन लोग को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो इन लोग क्या करेंगे, इन लोग बेसिकली करेंगे क्या, एक इलेक्ट्रॉन की इसकी ज़रूरत है, तो इन लोग क्या करेंगे, अपने साथ में 2 की बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो उसको हम लोग अल्कीन ग्रुप में कहते हैं। अब इससे जितना भी बनेगा उसका नाम होगा इन से, जैसे मिथीन, इथीन, ठीक है, जैसे पॉलीथीन आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग। अब उसके बाद अल्कीन तो हो गया, अब एक और आता है अल्काइन में होता है 3 का। इसमें क्या होगा कि जो कार्बन होगा उसके, मान लो कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, जैसे मैंने यहाँ पे दिया, यहाँ पे एक निकल जाता है, इसमें क्या होगा कि 2 निकल जाएंगे, तो इन लोग क्या करेंगे, आपस में 3 की बॉन्डिंग कर लेंगे, और एक हाइड्रोजन दोनों तरफ, एक हाइड्रोजन इसमें एक हाइड्रोजन इसमें रहेगा, 3 की बॉन्डिंग कर लेंगे, तो इसको हम लोग अल्कीन ग्रुप कहते हैं। अब अल्कीन हो गया। अब हम लोग जो भी अनसैचुरेटेड होता है, देखो हम लोग ने यहाँ पढ़ा अनसैचुरेटेड मतलब कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब इन लोग डबल बॉन्डिंग नहीं कर सकते क्योंकि इन लोग, इसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी है बट इसको नहीं है, तो इन लोग डबल बॉन्डिंग नहीं कर सकते। अब ये जो अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। पहले ये था C2H6, ठीक है, बट क्या हो जाएगा, जब एक की कमी हो जाएगी तो ये हो जाएगा C2H5, और इसके आगे माइनस लगेगा ये दर्शाने के लिए कि क्या बोलते हैं, ये अनसैचुरेटेड है। अब इसको पहले हम लोग कहते थे इथीन कहते थे, इथेन कहते थे पहले। हम लोग ने पढ़ा था अल्केन, तो एन लगता है, तो इसलिए इसको हम लोग इथेन कहते थे। अब इसमें ये अनसैचुरेटेड हो गया है, डबल बॉन्डिंग नहीं किया, नहीं तो हम लोग इसको अल्कीन कहते हैं, या फिर ट्रिपल बॉन्डिंग नहीं किया कि हम लोग इसको अल्काइन कहते हैं। अब हम लोग इसको, क्योंकि अनसैचुरेटेड हो गया है, मतलब कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, तो इसको हम लोग कहेंगे इथाइल, और इसके सामने माइनस से साइन से डिनोट करेंगे इथाइल, इथेन। तो वैसे ही मीथेन का भी होगा जो कि है CH4, तो अगर इसमें से एक हाइड्रोजन चल चुका है तो इसको हम लोग CH3 लिखेंगे और इसको बोलेंगे मिथाइल। आपने सुना होगा मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, पढ़े भी होंगे टेस्ट में।
अब हम इसी अनसैचुरेटेड वाले टर्म को एक बार लाएंगे वापस से कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन की कमी है यहाँ पे। अब मान लो कि यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह कोई और एटम आ गया जो कि एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकता है। मान लो कि क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन आ गया। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपने आप को ऑक्टेट करा लिया और इन लोग को भी ऑक्टेट करा दिया। इस शेयरिंग किया है, इन लोग ने डोनेशन या फिर एक्सेप्शन नहीं किया है। तो फिर क्या हुआ कि क्लोरीन ने इसके साथ में बॉन्डिंग कर ली, तो ये जो एटम हाइड्रोजन की जगह पे एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड में आया है, इस एटम को हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप। तो इसका डेफिनेशन हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, अगर कोई एलिमेंट या फिर कंपाउंड हाइड्रोकार्बन में से रिप्लेस कर देता है, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन था, इसको रिप्लेस कर दिया क्लोरीन ने, तो ये जो एटम या फिर कंपाउंड होगा, कंपाउंड भी हो सकता है, कंपाउंड भी आ सकता है, बट जो एटम या फिर कंपाउंड होगा उसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे क्लोरीन का हो गया यहाँ पे फंक्शनल। मान लो कि एक हाइड्रोकार्बन है, उसमें किसी फंक्शनल ग्रुप ने जगह ले ली, जैसे मान लो OH हाइड्रोक्साइड ने जगह ले लिया है, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप के जुड़ने के बाद इसका नाम में भी चेंजिंग होगा। इसका सबसे पहले तो फार्मूला चेंज होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला। पहले ये कहलाता था C2H6, उसके बाद जब हट गया तब ये कहलाता था C2H5, यानी कि इथेन कहलाता था पहले, फिर ये हो गया इथाइल। अब इसमें एक हाइड्रोक्साइड जुड़ गया है तो C2H5OH। तो अब इसको क्या कहेंगे, ये तो माइनस में था, अब इसको हम कहेंगे, ये OH जुड़ गया है तो अब इसको हम लोग ऑल कहेंगे, ऑल सफिक्स लग जाएगा इसके लास्ट में, जिसको हम लोग कहेंगे इथेनॉल। तो ये बेसिकली इथेनॉल हो जाएगा। मतलब कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर किसी हाइड्रोजन की जगह ले लेता है तो लास्ट में उस इथेन की ई को हटा के उसकी जगह में ऑल जोड़ दिया जाता है, और इसको IUPAC नेम कहा जाता है, इथेनॉल। तो बेसिकली क्या होता है कि जो अल्कोहल होता है उसके लास्ट में भी ऑल रहता है, और इथेनॉल के लास्ट में भी ऑल है, तो ये इथेनॉल है वो बेसिकली अल्कोहल के रूप में यूज़ किया जाता है। ऐसे ही हम मीथेनॉल का देख सकते हैं, मीथेनॉल का रहता है CH4, उसके बाद अगर उसमें से हट गया तो CH3, और उसमें अगर एक हाइड्रोक्साइड जुड़ गया तो CHO5, तो इसको हम लोग कहते थे मीथेन। फिर इसमें से एक हाइड्रोजन एटम चल गया तो मिथाइल, फिर इसमें एक हाइड्रोक्साइड फंक्शनल ग्रुप आ गया तो मीथेनॉल। अब इतना कहीं कहानी ख़त्म नहीं होता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि देखो दो कार्बन है दो कार्बन है तब तक फंक्शनल ग्रुप का बेसिकली ये नाम कर सकते हैं, मिथेनॉल, इथेनॉल। बट अगर 3 कार्बन है तब का मैं बात कर रहा हूँ, 1 2 3 ऐसे हाइड्रोजन। अगर मान लो यहाँ पे जो हाइड्रोजन था उसको हाइड्रोक्साइड ने रिप्लेस कर लिया, तब इसका नेमिंग कैसे होगा। देखो नेमिंग होगा CH3 CHOH CH3, ठीक है, CH3 CHOH। अब इसको लिखेंगे कैसे, हम लोग को पता है कि 3 है, इसका मतलब ये है प्रोपेन। पहले ये प्रोपेन था, C3H था इसका 8, C3H8, ये था प्रोपेन, पहले प्रोपेन था ये। अब इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया तो C3H7। मैं यहाँ पे जनरल फार्मूले को लिख रहा हूँ, कंडेंस नहीं, क्योंकि उसमें बहुत टाइम चल जाएगा। तो ये हो जाएगा ये माइनस में चल जाएगा, और इसका प्रोपीन कहेंगे हम लोग, प्रोपेलिन कहेंगे। अब मान लो कि इसकी जगह में C3H7OH हो गया, यानी कि OH जुड़ गया यहाँ पे, तो इसको हम लोग प्रोपेनॉल हम लोग कह सकते थे। प्रोपेनॉल कब कहते हैं, जबकि मान लो कि अगर हाइड्रोक्साइड जो होता है वो पहले कार्बन से जुड़ा होता है, पहले कार्बन से यहाँ पे हाइड्रोक्साइड नहीं जुड़ा हुआ, दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किस नेम से, प्रोपेन। अब देखो जिस तरफ में जो फंक्शनल ग्रुप है वो उसी तरफ से हम नंबरिंग चालू करते हैं। यहाँ पे 3 कार्बन है तो हम लोग इधर से 1 2 3 भी ले सकते हैं, या फिर इधर से 1 2 3 भी ले सकते हैं। तो हम लोग इधर से लेंगे या फिर इधर से कहीं से भी लेंगे। तो प्रोपेन, तो इसका हाइड्रोक्साइड वाले कार्बन का कितना नंबर आ गया 2, तो इसको हम लोग लिखेंगे प्रोपेन 2 ऑल। प्रोपेन ऑल कब लिखते हैं, जब 1 रहता है, प्रोपेन 2 ऑल लिखेंगे इसको। अब मान लो कि यहाँ पे 4 कार्बन का केस ले लेता हूँ मैं, अब मान लो कि इसका जो हाइड्रोक्साइड है वो यहाँ पे, तो इसका नंबरिंग कैसे करेंगे कार्बन का,
जिस तरफ से हाइड्रोक्साइड पास पड़ेगा, देखो अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3, थर्ड नंबर पे आ रहा है, इधर से करेंगे तो 1 2, तो इधर से करेंगे 1 2 3 4, तो हम लोग लिखेंगे इसको, हम लोग को पता है 4 को ब्यूटेन बोलते हैं, तो ब्यूटेन 1 2 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। तो ये होता है नंबरिंग सिस्टम, ब्यूटेन 2 ऑल। यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा प्रोपेन 2 ऑल। जिधर जिस तरफ हाइड्रो वो फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसी तरफ से नंबरिंग करेंगे और उसी तरफ से नाम लिखेंगे 2 ऑल। यहाँ पे ब्यूटेन ऑल नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे दूसरे नंबर पे है। अब एक और केस आता है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे है OH, ठीक है, यहाँ पे है OH। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रुको इसको छोड़े हो, एम्प्टी छोड़ दो। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह में क्या हुआ कि एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड आ गया। अनसैचुरेटेड कंपाउंड हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे कि मीथेन था, बट इसमें से अगर एक हाइड्रोजन चल गया तो अनसैचुरेटेड बन के -CH3 यानी मिथाइल बन गया। तो हम लोग इधर मिथाइल को ले लेते हैं, मिथाइल CH3-, ठीक है। यहाँ पे ये है, तो अब नंबरिंग क्या होगा, यहाँ पे एक ठो फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पे एक ठो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब इसका नंबरिंग कैसे देंगे, अभी हम लोग जिस तरफ से हाइड्रो ऑक्साइड पास में है उसी तरफ से नंबरिंग देंगे 1 2 3 4। बट अब इसको लिखेंगे कैसे, ये बात है। पहले हम लोग अगर पहले के मुताबिक देखें, जब ये नहीं था तो हम लोग लिखते ब्यूटेन 2 ऑल। बट अब इसमें जो बेसिक चेंज होगा वो यही चेंज होगा कि अब आपको इसको भी डिनोट करना है इस नेम में। तो कैसे डिनोट करेंगे नेम में, इसका नंबर देखेंगे, 3 है नंबर, तो आपको बस 3 आगे पे लिख देना, 3 ब्यूटेन 2 ऑल, समझ लिया। अब मैं और एग्जांपल दे देता हूँ पेंटेन का, पेंटीन नहीं पेंटेन, शैम्पू नहीं है ये, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे है हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे है मिथाइल जो कि अनसैचुरेटेड, तो इसका नाम कैसे देंगे, दूसरे जब नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5। तो इसको हम लोग लिखेंगे सबसे पहले, ये क्या है, पेंटेन है, पेंटेन 1 2 2 ऑल। बस आगे में क्या हो जाएगा, इसके नंबरिंग को हम लोग आगे में लिख देंगे 4 पेंटेन 2 ऑल, बस यही था। बट मैं एक चीज़ अब बताना भूल गया कि ये जो 3 है 3 लिखेंगे, ठीक है, बट एक और चीज़ होता है कि इसका ये जो रहेगा फंक्शनल ग्रुप, मतलब जो यहाँ पे जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है उसका भी हम नाम लिखेंगे। तो इसको आप काट दीजिए, लिखिए 3 मिथाइल, अगली बार से ध्यान दूंगा, ब्यूटेन 2 ऑल। हम लोग ये ब्यूटेन 2 ऑल तो पहले पढ़ चुके हैं, 3 लगाना ही पढ़ चुके हैं, बस क्या है कि मिथाइल बीच में डालेंगे, मतलब जो है कंपाउंड उसका नाम। क्योंकि मान लो कि हम लोग ने 3 लिख दिया, बट ये कैसे पता चलेगा कौन सा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो यहाँ पे देखो 4 पेंटेन 2 ऑल था, तो बस क्या हो जाएगा 4, इसका नाम है मिथाइल पेंटेन 2 ऑल, बस 2 ऑल, बस यही सिंपल सा था, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब एक बहुत मेन कॉन्सेप्ट आता है इथेनॉल का। इथेनॉल हम पढ़ चुके हैं पहले। इथेन मतलब 2 कार्बन कंपाउंड, हाइड्रोजन ऑल है, मतलब कि 1 पे ऑल है, कहीं भी एक ठो हाइड्रोक्साइड, तो यह है इथेनॉल। ये बेसिकली होता है अल्कोहल। तो इसका हम लोग को मैन्युफैक्चर बताया गया हमारे बुक में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इथेनॉल का मैन्युफैक्चर, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है। तो मैं आपको डायग्राम से समझा। तो ये है बेसिक सा डायग्राम इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इथेनॉल का। तो होता क्या है, देखिए ये जो होता है फर्मेंटेशन मेथड से किया जाता है। फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन एक तरह का एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, मतलब कि जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में किया जाता है ईस्ट द्वारा। उसमें क्या करते हैं उन लोग, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं ऑक्सीजन के एब्सेंस में और एकदम स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और अल्कोहल प्रोड्यूस होता है इथेनॉल। तो वही हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है कि जो पहले शुगर केन जो होता है उसमें से शुगर को सेपरेट कर लिया जाता है और फिर जो शुगर केन का जो जूस होता है उसमें से शुगर को सेपरेट कर लिया जाता है और जो जूस बचता है, जो येलो कलर का सिरप बचता है, उसे हम मोलेसिस कहते हैं। तो मोलेसिस को क्या किया जाता है कि इसको 8 से 10% इसमें पानी में डाल दिया जाता है, 8 से 10% पानी में डाल दिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, एमोनियम सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड को उसके साथ साथ में डाला जाता है फर्मेंटेशन चैम्बर में, और ईस्ट को डाला जाता है। तो क्यों डाला जाता है मैं बताता हूँ। जो मोलेसिस होता है, मोलेसिस शुगर सिरप होता है, और क्या बोलते हैं अमोनियम सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड का काम किया होता है। अमोनियम सल्फेट ईस्ट के रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी करता है हेल्प, और ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं अलग दूसरे जो ईस्ट के अलावा उनको मार देता है। तो जो मोलेसिस को इसमें डालता है, तो जो ईस्ट होता है वो फर्मेंटेशन के द्वारा ग्लूकोज, जो इसमें ग्लूकोज होता है, पता है कि शुगर ग्लूकोज होता है, तो उसको ब्रेक डाउन करते हैं
अब फर्मेंटेशन उसको क्या करते हैं, 3-4 दिन तक के लिए उसको सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है बहुत कम टेम्परेचर पे। और ईस्ट जो होता है उसके पास कुछ एंजाइम्स रहते हैं, इन्वर्टेज रहता है, तो उसमें वो क्या करता है, शुगर को इन्वर्टेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में ब्रोक डाउन कर देता है। यानी कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो कि दो कंपाउंड है, दोनों के दोनों कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होता है बट फंक्शन अलग अलग है, इसलिए इन लोगों का नाम अलग अलग है। तो उसको दोनों को उसको ब्रेक कर देता है, इन लोग को सिंप्लीफाई कर देता है। और फिर जो जो इसी फर्मेंटेशन चैम्बर में जो ईस्ट होता है वो एक और एंजाइम रिलीज़ करता है, जाइमेस, जो कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाती है और जो इथेनॉल होता है उसको डिस्टिल करने के लिए यहाँ ले जाया जाता है। डिस्टिल करना मतलब क्या होता है कि देखो हम लोग शुरुआत में यहाँ पे बहुत सारा पानी डाले थे, अभी पानी भी है उसके साथ साथ, पानी को तो कुछ नहीं किया गया, मोलेसिस को भले ही किया गया, पानी है और उसके साथ साथ इथेनॉल है, दोनों को सेपरेट करना है। तो डिस्टिलेशन क्या होता है कि ना, दो दो अगर सब दो लिक्विड है जिन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है और वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है सबसे ज़्यादा। तो क्या किया जाता है, दोनों को एक साथ बॉइलिंग करने के लिए इसमें रख दिया जाता है। तो जितना भी इथेनॉल होता है वो सब का सब भाप बन के उड़ जाता है और उसको एक ट्यूब से ला के यहाँ पे कंडेंस कर दिया जाता है, मतलब कि ठंडा करके उसको वापस से लिक्विड फॉर्म में ला दिया जाता है और हमको अल्कोहल मिलता है जो कि 90% अल्कोहल होता है और इसमें पानी बच जाता है। तो ये था उसका फार्मूला कि सुक्रोज को इन्वर्टेज के प्रेजेंस में ब्रोक डाउन करते हैं, ग्लूकोज बनता है, फ्रुक्टोज बनता है, फिर ग्लूकोज को करते हैं तो जाइमेस के तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब बायो कैटलिस्ट मतलब क्या होता है, कैटलिस्ट वो होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं बट जो रिएक्शन होता है उसको तेज़ कर देते हैं। जैसे कि ईस्ट यहाँ पे जो सड़ने का जो ये जो इसका ब्रोकन डाउन का जो रिएक्शन था उसको तेज़ कर दिए थे ईस्ट के अंदर जो एंजाइम थे, जाइमेस और इन्वर्टेज, तो इसी को कैटलिस्ट कहते हैं। और जो बायोलॉजी में जो कैटलिस्ट होता है उनको हम लोग बायो कैटलिस्ट कहते हैं। अब अल्कोहल से जुड़ा कुछ फैक्ट दिया है कि अल्कोहल 100% जो अल्कोहल होता है उस जिसमें थोड़ा भी पानी नहीं होता उसको एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। अब इथेनॉल जिसमें कि पानी 5% पानी होता है उसे हम रिएक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। उसको हम लोग बहुत बार डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं, पेन किलर के रूप में भी यूज़ किया जाता है। और उसके बाद जो इसका मिक्सचर होता है उसको बहुत जगह फ्यूल्स के रूप में यूज़ किया जाता है, उसको वाइट पेट्रोल कहते हैं। अब प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल होता है, प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल में पहले रिएक्शन विद मेटल, जो अल्कोहल होता है सबके साथ रिएक्ट नहीं करता है बट जो एकदम हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं उनके साथ रिएक्ट करता है। और हम तो पढ़े ही हैं पहले ही कि जो एसिड होता है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होता है। और यहाँ पे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इसका मतलब हुआ कि अगर अल्कोहल को हीट करेंगे तो जो जो हाइड्रोक्साइड, हम लोग को पता है कि अल्कोहल में हाइड्रोक्साइड रहता है और हाइड्रोजन रहता है, तो जो दोनों होंगे वो दोनों के दोनों पानी के रूप में रिलीज़ हो जाएंगे और ये क्या करेगा कि डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। और यही होता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब कि जब उसको 443 डिग्री केल्विन पे हीट किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तब क्या होता है कि हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है और डिहाइड्रेशन होता है जिससे कि वो अल्कलीन बन जाता है, यानी कि डबल बॉन्डिंग कर लेता है। अब ऑक्सीडाइजेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडाइजेशन मतलब इसके साथ ऑक्सीजन को ऐड करना। तो जब ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो हमको इथेनोइक एसिड मिलेगा और उसके साथ साथ वाटर मिलेगा। वैसे ही जब हम लोग ये हम लोग पढ़ रहे थे इथेनॉल का, और ये हम लोग पढ़ रहे हैं ये मिथेनॉल है। मिथेनॉल को जब ऑक्सीजन के साथ ऐड करेंगे तो मिथेनोइक एसिड प्लस H2O बनेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी अल्कोहल की। अब यूज़ ऑफ अल्कोहल पढ़ेंगे। यूज़ ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल बहुत सॉल्यूबल होता है तो इसलिए, जैसे कि सॉल्यूबल मतलब होता है जो घुल सकता है, जो पानी होता है वो पेंट को नहीं घुल सकता है, तो इसलिए अल्कोहल का यूज़ किया जाता है बहुत सारी चीज़ों को घोलने के लिए, जैसे कि पेंट्स को, नील पेंट भी जो होता है उसको भी घोलने के लिए अल्कोहल का यूज़ किया जाता है। और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है मिथेनॉल का वो 65 डिग्री होता है, तो इसलिए इसको पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है और फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है क्योंकि बहुत जल्दी बर्न करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब हम लोग को पता है कि इथेनॉल जो है वो मिथेनॉल से कम हार्मफुल है, तो इसलिए इसको बहुत जगह पेट्रोल के साथ मिक्स करके यूज़ किया जाता है फ्यूल के रूप में। और स्पिरिट लैम्प्स केमिस्ट्री का एक टर्म है जो कि आप आगे पढ़ेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज -114 डिग्री, सो इट इज़ यूज्ड एज लोअर थर्मोमीटर। तो जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो थर्मोमीटर जो होता है वो तो 0 डिग्री तक ही होता है, तो वहाँ पे जो जिस थर्मोमीटर का हम यूज़ करते हैं उससे हम बोलते हैं अल्कोहल बेस्ड थर्मोमीटर, और उसके अंदर अल्कोहल भरा रहता है। और ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल जो दो टाइप के अल्कोहल है उसको सोप मेडिसिन बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और एंटी फ्रीज इन कार रेडिएटर, मतलब कि जब कार चलता है तो गर्मी प्रोड्यूस होती है तो इसलिए उसमें इंजन में पानी डाला जाता है, तो कुछ कुछ जगह पे इतना टेम्परेचर कम होता है कि पानी जम जाता है, बट इसका तो फ्रीजिंग पॉइंट इतना कम है तो ये जमता नहीं है और इसको ठंडक के लिए यूज़ किया जाता है। अब इथेनॉल इज़ यूज एज स्टेरिलाइजिंग एजेंट, इसका मतलब होता है कि ये सैनिटाइज़र के रूप में भी यूज़ किया जाता है। हम लोग को पता है कि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र होते हैं।
तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा।